प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर M.K. आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 3 उत्पादन एवं लागत, यूनिट 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म के व्यवहार के सिद्धांत का पर आधारित कई वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही साथ इस पर आधारित और इससे पूर्व की यूनिट पर आधारित इम्पोर्टेड MCQ का सीरीज अपलोड कर दिया गया है। इन यूनिटों को समाप्त होने के बाद भी इन पर आधारित इम्पोर्टेड MCQ का जो सीरीज होगा वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक नई यूनिट जिसका नाम है बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग कई पहलुओं पर विचार करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर इस यूनिट में जो है पहले, फिर हम इसमें कौन कौन से टॉपिक अध्ययन किया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो इस यूनिट के अंतर्गत कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट नंबर 5 की व्युत्पत्ति को बताएगा और इसके बाद वाला एक जो यूनिट है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, उसकी व्युत्पत्ति को बताएगा। और इन दोनों यूनिटों की व्युत्पत्ति को जानने के लिए हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बाजार तथा इसके विभिन्न रूप। बाजार तथा इसके विभिन्न रूप, इसके विभिन्न रूप, ये हम लोग का टॉपिक है जो हमें ये बताएगा कि यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 की व्युत्पत्ति कैसे होगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाजार का, कि बाजार क्या होता है। तो बाजार क्या होता है, तो बाजार के बारे में चलिए हम आप लोग को विकल्प देते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या होता है। तो वह स्थान जहाँ पर क्रेता विक्रेता मिलते हैं, वह स्थान जहाँ पर क्रेता वस्तु खरीदने और बेचने के उद्देश्य से मिलते हैं। बाजार बाजार एक ऐसी सुविधाजनक व्यवस्था होती है जहाँ पर क्रेता वस्तु खरीदने और बेचने के उद्देश्य से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है कि बाजार के बारे में कहा गया सभी कथन गलत है। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच है, आप एक सूटेबल ऑप्शन चुनिए। तो बाजार, तो आप दिए गए 3 ऑप्शन में से आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर 3 बाजार एक ऐसी सुविधाजनक व्यवस्था होती है जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तु और सेवा खरीदने और बेचने के उद्देश्य से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसे हम लोग बाजार नाम देते हैं। अब बाजार और इसके विभिन्न रूप की चर्चा कर लेते हैं कि बाजार का अलग अलग रूप, या सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि बाजार का वर्गीकरण। हाँ, तो बाजार का वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो बाजार का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि बाजार को अनेक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हम उन सब की चर्चा करेंगे। बाजार का वर्गीकरण, तो बाजार का वर्गीकरण का पहला आधार है, वो है कौन सा? बाजार का वर्गीकरण का पहला आधार है कि आपका समय। पहला आधार क्या है? समय। अभी बाहर जाओ।
समय। दूसरा आधार है, दूसरा आधार आपका है कि दूसरा आधार आपका क्षेत्र है, और तीसरा आधार आपका है समय हो गया, क्षेत्र हो गया। उसके बाद तीसरा आधार आपका है कि प्रतिस्पर्धा। उसके बाद 3 आधार हो गया। एक आधार और है, वो है आपका चौथा है कार्य। तो सबसे पहले हम लोग समय के आधार पर जो बाजार का वर्गीकृत रूप है उसको हम लोग देखते हैं। हालांकि ये जो आधार बनाया गया है इससे ज़्यादा सटीक चीज़ जो समझ में आता है वो है आपका पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किन साधनों को परिवर्तित और अपरिवर्तित करके किया जा रहा है उससे ज़्यादा तय होता है। पहले देखते हैं कि समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण जो है उसमें से एक सबसे पहला है अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा है आपका अल्पकालीन बाजार। तीसरा है दीर्घकालीन बाजार। और चौथा है अति दीर्घकालीन बाजार। तो ये आपका है समय के आधार पर बाजार का 4 रूप। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है। अति अल्पकालीन बाजार समय की वह अवधि होती है जहाँ पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है, उसे हम लोग अति अल्पकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। बाजार इस समय की वह अवधि जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, इतनी कम अवधि में लगने वाली बाजार को हम लोग अति अल्पकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। अल्पकालीन बाजार क्या होता है? तो इसमें पूर्ति की मात्रा को या समय की ऐसी अवधि वाली बाजार जिसमें पूर्ति की मात्रा को परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है। अति अल्पकालीन बाजार अल्पकालीन बाजार समय की वह अवधि वाली बाजार हुई जिसमें पूर्ति की मात्रा को परिवर्तनशील साधन को घटाकर या बढ़ाकर इसकी मात्रा को घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो उसे हम लोग अल्पकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। दीर्घकालीन बाजार क्या हुआ? इसमें पूर्ति की मात्रा को, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को दोनों साधन स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन की मात्रा को घटाकर घटाया जा सकता है और बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। इसे हम लोग दीर्घकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। अति दीर्घकालीन बाजार क्या होता है? तो एक लंबी समय की अवधि वाली बाजार को हम लोग दीर्घकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। कभी कभी टाइम दे दिया जाता है, 20 वर्ष से अधिक समय की अवधि वाली बाजार को हम लोग अति दीर्घकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ तो समय आधार बनाया हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक चीज़ है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इस बाज़ार में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है, केवल परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति
बढ़ाई जा सकती है। इसमें दोनों स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों की मात्रा को बढ़ाकर वस्तु की पूर्ति को बढ़ाई जा सकती है। और इसमें क्या होता है, तो ये इसमें संभावना व्यक्त किया जाता है कि आने वाले वक्त में वस्तुओं की पूर्ति घटेगी कि बढ़ेगी। हालांकि ये अनुमान ही लगाया जाता है, क्या होगा ये तो भविष्य बताता है। इस तरीके से ये मेरा जो वर्गीकृत रूप है ये समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। अब हम लोग क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण को देख लेते हैं कि क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकृत रूप क्या क्या है। तो क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकृत रूप क्या क्या है कि हाँ, क्षेत्र के आधार पर हम लोग एक बाजार इसका है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार। दूसरा है आपका प्रादेशिक बाजार। और तीसरा है आपका राष्ट्रीय बाजार। और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इस तरीके से क्षेत्र के आधार पर या स्थान के आधार पर, क्षेत्र या स्थान के आधार पर बाजार का चार रूप क्षेत्रीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यहाँ पर ये सब बाजार जो परिभाषित होते हैं उसका मुख्य आधार होता है कि इन बाज़ारों में यह वस्तुएं और सेवाएं जो बेची और खरीदी जा रही है उसका क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र के लोग वहाँ पर या इन बाज़ारों में वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। क्षेत्रीय बाजार में है ना, उसी क्षेत्र के लोग वस्तु खरीदने और बेचने के उद्देश्य से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहाँ पर आपका दैनिक उपभोग वाली जो चीज़ें होती है, हरी सब्जी, हाँ, और दाल चावल गेहूँ, है ना, दूध मछली, ये सब प्रायः क्षेत्रीय बाजार में खरीदी और बेची जाती है। प्रादेशिक बाजार में क्या होता है, तो तय है कि क्षेत्रीय बाजार से इसका क्षेत्र, प्रादेशिक बाजार का जो क्षेत्र होगा वो बड़ा होगा और यहाँ पर इसके तुलना में लोग थोड़ा दूर से यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं खरीदने और बेचने के उद्देश्य से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और ये प्रादेशिक बाजार हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है राष्ट्रीय बाजार। यहाँ पर कुछ खास चीज़ें, जैसे आपका अगर भारत में बात करेंगे सिंदूर, चूड़ी वाला, उसके बाद पूजा पाठ की जो सामग्री होती है उनका बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाएगा, चूँकि इन चीज़ों का क्रय विक्रय अधिकांशतः भारत में ही देखने को मिलता है। हो सकता है कि बाहरी देशों में पूजा पाठ की सामग्री, सिंदूर, ये सब का क्रय विक्रय न किया जाता हो, तो उसे हम लोग राष्ट्रीय बाजार के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, ऐसे चीज़ों का क्रय विक्रय शामिल किया जाता है जिसका क्रय विक्रय किसी भी देश में हो। जैसे सोना चांदी की बात करेंगे तो इनका क्रय विक्रय किसी भी देश में होता है, इसलिए सोने चांदी के बाज़ार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के नाम से जानते हैं। डॉलर और जो महाशक्ति देशों की जो मुद्रा की इकाई है उनके भी बाज़ार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के नाम से या उनके मुद्रा के बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहलाएगा। प्रतिस्पर्धा थोड़ा सा हम लेट से इसको सीखेंगे, उससे पहले हम लोग कार्य के आधार पर देख लेते हैं। कार्य के आधार पर कि कार्य के आधार पर बाज़ार का कितना रूप है।
कार्य के आधार पर बाजार का रूप। तो कार्य के आधार पर बाजार का रूप जो है वो 3 तरीके से है। एक हम लोग बोलते हैं विशिष्ट बाजार बोलते हैं, विशिष्ट बाजार। दूसरा हम लोग बोलते हैं नमूने का बाजार, नमूने का बाजार। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं मिश्रित बाजार। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित बाजार। तो विशिष्ट बाजार का मतलब होता है इस बाजार में जैसे तैसे चीज़ें या एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, बल्कि एक ही खास चीज़ का क्रय विक्रय होता है। उसी तरीके से ऐसे हम बात कर लें, क्या बात कर लें कि विदेशी मुद्रा बाजार में, विदेशी मुद्रा बाजार में सिर्फ मुद्रा का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। अन्य चीज़ों का, खाने योग्य सामग्री का क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में नहीं होता है। तो वो हमारा एग्जाम्पल बनेगा विशिष्ट बाजार का। नमूने का बाजार का मतलब होता है कि नमूना दिखाया जाता है, सैंपल दिखाया जाता है, और सैंपल दिखा करके जो दिखाने वाले होंगे वो आपसे ऑर्डर ले लेंगे, और अगर आप ऑर्डर दे दिए उसके बाद वो सामग्री आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। तो ऑर्डर आप उनको देंगे, कब देंगे? जब वो आपको एक सैंपल दिखाएंगे, नमूना दिखाएंगे किसी वस्तु या सेवा का। अगर वो नमूना आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर दे देंगे, और वे सामग्री आप तक या आपके दुकान तक या आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसे हम लोग नमूने का बाजार के नाम से जानते हैं। मिश्रित बाजार का मतलब होता है कि एक से अधिक तरह की सामग्री, सेवाएं का क्रय विक्रय इस बाजार में किया जाता है। उसी तरीके से एक और जो आधार बनता है वो आपका आधार है प्रतिस्पर्धा के आधार पर। प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार का वर्गीकृत रूप। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब आप जानते हैं कि इसका एक और नाम है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, कंपटीशन। अच्छा, तो ये प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के आधार पर ये कब उत्पन्न होगा? जब विक्रेताओं की संख्या एक से ज़्यादा होगी तब, या विक्रेताओं की संख्या कम होगी तब, विक्रेताओं की संख्या या फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब। अब यहाँ पर दिए गए विकल्प से आप अनुमान लगा पाएंगे कि जब विक्रेता या फर्मों की संख्या अत्यधिक होगी तो उससे कंपटीशन उत्पन्न होगा, प्रतियोगिता उत्पन्न होगी, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। इस आधार पर बाजार का 2 रूप है। एक को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा। तो ये दोनों तो एक दूसरे का विपरीत हैं, लेकिन पहले इनका इंट्रोडक्शन क्या है वो देखिए। यहाँ हम जो आधार बनाए प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, इसमें हम लोग एक बात निर्धारित किए कि फर्मों या विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी तो कंपटीशन या प्रतियोगिता उत्पन्न होगा। तो इस आधार पर यहाँ पर एक रूप आया पूर्ण प्रतिस्पर्धा और दूसरा रूप आया अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो पहले यही दोनों के बीच हम चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब हुआ कि कंपटीशन पूरा पूरी रहेगा, और कंपटीशन पूरा पूरी रहेगा, फुल्ली कॉम्पिटिटिव कंपटीशन रहेगा किनके बीच? तो वस्तुओं और सेवाओं के जो विक्रेता हैं, जो उत्पादक हैं, जो फर्म हैं, उनके बीच ये पूरी कंपटीशन होता है। और कंपटीशन होने के लिए फर्मों या विक्रेताओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी? अत्यधिक होगी, अत्यधिक होगी।
किनका? तो फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या जो होगी वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अत्यधिक होगी। इसमें क्या होगा? तो फर्मों की संख्या इसमें जो होगा वो आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की तुलना में कम होगा। फर्मों की संख्या अत्यधिक होगी। यहाँ पर फर्मों की संख्या यहाँ पर क्या होगी? अपेक्षाकृत कम होगी, अपेक्षाकृत कम होगी। अच्छा, दूसरा क्या होगा? जब इनके ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की ऐसी संरचना है जिसमें फर्मों की संख्या, विक्रेताओं की संख्या या उत्पादकों की संख्या अत्यधिक होती है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की ऐसी संरचना है जिसमें फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की तुलना में कम होती है। उसके बाद क्या होगा? उत्पादित वस्तु, इस बाजार में उत्पादन किए जाने वाले वस्तु या क्रय विक्रय किए जाने वाले वस्तु क्या होंगे? यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में समरूप होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इस बाजार में समरूप या विभेदीकृत दोनों हो सकता है, समरूप या समरूप नहीं, विभेदीकृत दोनों हो सकता है। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं समरूप का मतलब क्या होता है। कि समरूप का मतलब हुआ वस्तु का रंग रूप, गुण, आकार, इकाई एक जैसी हो तो उसे हम लोग समरूप वस्तु बोलते हैं। और अगर वैसा नहीं है तो उसको हम लोग विभेदीकृत वस्तु बोलते हैं। तो हम लोग अपूर्ण प्रतिस्पर्धा को डिटेल में सीखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के किस बाजार में समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, किस बाजार में विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन होता है। और क्या देखेंगे? तो ये तो हो गया फर्मों की संख्या अत्यधिक, समरूप वस्तु का उत्पादन। अगला इसमें और देखेंगे कि बाजार का ज्ञान, और तीसरा अंतर होता है कि यहाँ पर बाजार का ज्ञान, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार का जो ज्ञान होता है, बाजार का ज्ञान, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार का ज्ञान पूर्ण होता है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार का ज्ञान अपूर्ण रहता है। ये मतलब इन दोनों बाजार के बीच डिफरेंस का आधार है। और क्या आधार है? ये तो बाजार का ज्ञान हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं और क्या ज्ञान? बाजार में फर्मों का प्रवेश, बाजार में फर्मों का प्रवेश और निकासी, बाजार में फर्मों का प्रवेश व निकासी, बाजार में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होती है। जबकि इसमें क्या होता है? स्वतंत्रता नहीं होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है। किसकी स्वतंत्रता नहीं होती? तो बाजार में या उद्योग में फर्मों को प्रवेश करने की और स्वतंत्रता नहीं होती है। उसके बाद और क्या हो सकता है? तो और ये हो सकता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तुओं की मांग, वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है,
जिसको हम लोग ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ईडी ग्रेटर देन 1 होता है और ईडी लेस देन 1 भी होता है, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी बाजार में मांग की लोच अधिक लोचदार, किसी बाजार में कम लोचदार एकाधिकार बाजार में होता है और अधिक लोचदार एकाधिकारात्मक बाजार में होता है। ये कौन कौन से बाजार होते हैं थोड़ा देरी में हम तुरंत डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से बाजार शामिल किए जाते हैं। इस तरीके से बेसिक डिफरेंस। अच्छा, एक और, कीमत भी एक समान होता है इस बाजार में, कीमत एक समान होता है, एक समान कीमत इस बाजार में होता है, जबकि यहाँ पर एक समान कीमत नहीं होता है, एक समान कीमत नहीं होता है। तो इस तरीके से इन दोनों बाज़ारों के बीच बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है आपका। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बाज़ार के अंतर्गत और कौन कौन से बाज़ार शामिल किए जाते हैं। तो इसमें जो आपका बाज़ार है वो है आपका एकाधिकार बाज़ार, एकाधिकार बाज़ार, एकाधिकार बाज़ार, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। दूसरा है द्विधिकार बाज़ार, द्विधिकारी या द्विधिकार बाज़ार, जिसको हम लोग डिओपोली बोलते हैं, डिओपोली मार्केट। तीसरा होता है, तीसरा हो गया आपका अल्पाधिकार बाज़ार, अल्पाधिकार बाज़ार, ओलिगोपोली बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट। एक और आपका है वो है आपका एकाधिकारात्मक बाज़ार, एकाधिकारात्मक बाज़ार, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो इस तरीके से जो है वो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार के इतने रूप हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये सारा जो वर्गीकृत रूप देखने को मिल रहा है वो आपका फर्मों की संख्या के आधार पर है। यहाँ पर फर्मों की संख्या, एकाधिकार बाज़ार का डेफिनेशन है कि बाज़ार की ऐसी संरचना है जिसमें फर्मों की संख्या एक होती है, फर्मों की संख्या एक होती है। द्विधिकारी बाज़ार, बाज़ार की ऐसी संरचना है जिसमें फर्मों की संख्या 2 होती है। अल्पाधिकार बाज़ार, जिसमें फर्मों की संख्या कुछ होती है, पूरी निर्धारित संख्या नहीं है, 9-10 आसपास माना जाता है, 9-10 की संख्या। लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह बाज़ार की ऐसी संरचना जिसमें फर्मों की संख्या कुछ होती है, अल्प होती है, अल्पाधिकार बाज़ार कहलाता है। एकाधिकारात्मक बाज़ार, एकाधिकारात्मक बाज़ार में फर्मों की संख्या अल्पाधिकार बाज़ार से अधिक और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार से कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लिए। इसमें देखिए ना कि एकाधिकारात्मक बाज़ार की ऐसी संरचना है जिसमें अल्पाधिकार बाज़ार की तुलना में फर्मों की संख्या अधिक और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार की तुलना में फर्मों की संख्या कम होती है, जिसे हम लोग एकाधिकारात्मक बाज़ार के नाम से जानते हैं। इस तरीके से अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार के अंतर्गत कौन कौन से बाज़ार शामिल हैं वो आप लोग देख लिए।
अब हम लोग मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे किसका, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की चर्चा करेंगे। यही है मेरा यूनिट नंबर 5। और फिर हम लोग चर्चा करेंगे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा को हम लोग प्रतिस्पर्धा रहित भी बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो आप प्रतिस्पर्धा रहित बाजार बोले या पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बात एक ही है। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 6 में। इस तरीके से मेरा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को पहले सीखेंगे, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, और पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी वस्तु और सेवा का कीमत निर्धारण कैसे होता है, मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। फिर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत बाजार संतुलन को देखेंगे। बाजार संतुलन में अधिमांग, अधिपूर्ति, फिर मांग और पूर्ति के सरल उपकरणों के रूप में अनुप्रयोग देखेंगे, जिसकी सहायता से हम न्यूनतम समर्थित कीमत और उच्चतम समर्थित कीमत को जानेंगे। इस तरीके से इतना बात हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हम लोग यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे इन सब के बाज़ारों के बारे में। तो यहीं से आपका इस यूनिट का उत्पत्ति होता है, ये पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका संतुलन। और संतुलन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उसी को हम लोग बाजार संतुलन के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ों का डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे। ये टॉपिक तो बाजार और इसके विभिन्न रूप आप लोग समझ गए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यही देखें कि बाजार क्या होता है, बाजार के वर्गीकरण का जो आधार है